बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम जिस टॉपिक को हमने कवर किया था वो आपके पास लेटरल लाइन सिस्टम था। वर्टिब्रेट्स को हमने डिस्कस किया हुआ है, मतलब स्टार्ट कर दिया वर्टिब्रेट्स वाला जो पार्ट है। अब हमने जो स्टडी करना है वो इक्विलिब्रियम और हियरिंग है हवा के अंदर। तो उसके लिए जो है वो कानों का इवॉल्व होना वो सब कुछ जो है वो यहाँ पर पढ़ा जाएगा। एंड मोर स्पेसिफिकली हम यहाँ पर वर्टिब्रेट्स को जो है वो टच कर रहे हैं। तो अब वो आपके पास रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स और मैमल्स स्पेसिफिकली उनके बारे में बात करनी है। तो हीयरिंग इनिशियली वाज अ मैकेनिज्म ऑफ अलर्ट फॉर ऑर्गेनिजम्स। अलर्ट का मैकेनिज्म मतलब वार्निंग वगैरह की साइंस के लिए जो है इसका यूज़ होता था। इट हेल्प्स देम टू डिटेक्ट डेंजरस एक्टिविटीज़। इज ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट इन द सर्च फॉर फूड, मेट्स एंड इन कम्युनिकेशन, यानी कि प्रीडेटर से बचना है या फिर प्रे को लोकेट करना है या फिर मीटिंग के प्रोसेस के लिए भी हियरिंग जो है अपना जो मेजर रोल जिसे कहते हैं वो प्ले करती है। हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, जिसको हम बैलेंस भी बोलते हैं, ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, बॉडी का पोस्चर या डायरेक्शन भी बोलते हैं, दिस आर रिसीव्ड इन द सेम वर्टिब्रेट ऑर्गन जिसको हम ईयर कहते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज भी हो सकता है। वर्टिब्रेट ईयर, इट हैज़ टू फंक्शनल यूनिट्स। कौन सा है? ऑडिटरी एपरेटस है और वेस्टिबुलर एपरेटस है। ऑडिटरी एपरेटस एज द नेम सजेस्ट ये कुव्वत समात से रेलिवेंट है। और दूसरा क्या है जो आपके पास दूसरा वेस्टिबुलर पोर्शन है वो आपके पास पोस्चर या फिर इक्विलिब्रियम के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो आपके पास वर्टिब्रेट्स की क्लास है एम्फीबियंस। एवोल्यूशन ऑफ ईयर ड्रम और टिम्पैनम। बेसिकली हम ये पढ़ेंगे इसमें कि ईयर ड्रम या टिम्पैनम जो मेम्ब्रेन एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। ठीक है। प्रेशर वेव्स ट्रांसमिट एनर्जी थ्रू सम मीडियम, दीज वेव्स प्रोड्यूस साउंड। ये हम यहाँ पर हवा और पानी दोनों को डिस्कस करेंगे, विच मीन्स कि हम एम्फीबियंस क्योंकि आपको पता है एम्फीबियंस जो है वो पानी में भी रहते हैं और हवा में भी रहते हैं, तो यानी कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में बेसिकली भी रहते हैं। तो इस दोनों हवालों से जो है वो इसको डिस्कस किया जाएगा। तो मिडल ईयर क्या करेगा? इट सेंसेस साउंड प्रेशर बट एयर हैज़ वेरी स्मॉल साउंड प्रेशर। द साउंड प्रेशर ऑफ एयर इज़ लेस दैन 0.1% ऑफ द साउंड प्रेशर इन वाटर, देयरफॉर हियरिंग इन एयर पोजेस सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर द वर्टिब्रेट्स। अब उस प्रेशर की वजह से क्या कहते हैं कि हियरिंग उतनी एफिशिएंट नहीं है, प्लस वाटर के अंदर जो है वो साउंड वेव्स ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा आप कह लें कि एफिशिएंसी के साथ ट्रैवल करते हैं एज़ कम्पेयर टू एयर। तो अब उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या चीज़ जनरेट हुई या क्या चीज़ इवॉल्व हुई ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो आपके पास टिम्पैनिक या टिम्पैनम जो थी मेम्ब्रेन थी। तो दस द एडाप्टेशन इन एयर टू प्लेस, और वो क्या थी कि लैंड वर्टिब्रेट्स हैव डेवलप्ड अकूस्टिक ट्रांसफार्मर जिसको ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर टिम्पैनम भी कहा गया है। और अकूस्टिक ट्रांसफार्मर यानी कि साउंड को आगे पास करता है। कौन से हिस्से में? अगले हिस्से में कान के पास करेगा ताकि उसको डिटेक्ट भी किया जाए और फिर उसको ब्रेन तक भी पहुँचाया जाए। द टिम्पैनम फर्स्ट इवॉल्व इन द एम्फीबियंस। द ईयर ऑफ एन्यूरेंस, एन्यूरेंस ऑर्डर ऑफ एम्फीबियन है जिसके अंदर हमारे पास फ्रॉग्स आ जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ टिम्पैनम, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। द टिम्पैनम इज़ मॉडिफाइड इंटेगुमेंट। एक आपके पास इंटेगुमेंट मतलब मेम्ब्रेन है, मॉडिफाइड मेम्ब्रेन है। इट इज़ स्ट्रेच्ड ओवर अ कार्टिलेजिनस रिंग और इट वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू द साउंड एंड ट्रांसमिट्स दीज मूवमेंट्स टू द मिडल ईयर। तो पहली जो मेम्ब्रेन है आपके पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो ट्रांसमिट करेगी आगे जो भी अगला पोर्शन होगा, और अगला पोर्शन कौन सा? मिडल ईयर का है। Middle ear is a chamber behind the tympanum. The ear of frog is adapted to detect low and high frequencies. जो चीज़ अब हमने आगे पढ़नी है वो ये है कि अगर ये हाई फ्रीक्वेंसीज़ को लोकेट करता है तो वो किस तरीके से करता है, वो कान के किस हिस्से को जाके टच करेंगे। और अगर लो फ्रीक्वेंसीज़ को जो है ये डिटेक्ट करता है तो वो कान के किस हिस्से को जाके टच करेंगे। प्लस व्हाट इज़ द नीड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स या फिर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स। तो आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स के लिए एक रेंज दे दी गई है 1000 टू 5000 हर्ट्ज़, ये फ्रीक्वेंसी का जो है वो यूनिट है। Columella or stapes is a small ossical bone. It touches the tympanum. अब आपके पास ये डायग्राम आएगी एक। इस डायग्राम में ये जो सबसे पहले एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये जिसपे मैंने 1 लिखा हुआ है, ये टिम्पैनम है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ईयर ड्रम भी बोल सकते हैं। ये जो आपके पास नेक्स्ट बिल्कुल इसके साथ में स्ट्रक्चर आ रहा है वो कॉलमेला या फिर स्टेप्स है। ठीक है, ये फर्दर जो है वाइब्रेशंस को कहाँ पास करेगी? ओवल विंडो तक पास करेगी, जो उसके बिल्कुल नेक्स्ट में पड़ा हुआ है स्ट्रक्चर। ओवल विंडो के बाद ये वेव्स जो हैं ये ट्रांसमिट होंगे कहाँ पर? मैंने ये 4th पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, सेमी सर्कुलर कैनाल तक।
ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है ये 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर कह लें कि 3 प्लेन्स की तरफ मुड़ा हुआ होता है। अब ये वाइब्रेशंस कहाँ जाएंगी? ये वाइब्रेशंस 5वें नंबर पे जाएंगी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए। उस पैच ऑफ ईयर को जो है वो आप कह लें कि मूव करवाएगी, कि जिसके अंदर लाइक सेंसरी इस तरह के रिसेप्टर्स पड़े हुए जो हाई फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट करते हैं या उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो ये 5 जिसे कह सकते हैं कि 5 वे हम लोग मतलब आगे किस तरीके से पहुँचे वो उसकी हेडिंग्स बना लेनी है आपने। तो ये these waves are transmitted through the middle ear through columella. Columella strikes the oval window. It produces sound waves in the fluid of semicircular canals of the inner ear. These pressure waves in the inner ear fluid stimulate the receptor cells. जो अभी पूरा मैकेनिज्म पढ़ा है वो सारा यहाँ पे आएगा। लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स के लिए हम क्या करते हैं, हम एक अपोक्यूलम है, वो आपके पास एक दूसरी बोन है, वो बोन किसको टच करती है? ओवल विंडो को टच करती है। और some vibrations are produced by the substrate. सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशंस क्या होती हैं? ये जो ज़मीन में चलने की धमक होती है बेसिकली, वो उसके बारे में बात हो रही है। दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्रंट अपेंडेजेस आप लिम्स के लिए इस्तेमाल करते हो, एंड पेक्टोरल गर्डल यानी कि ये जो सर के बिल्कुल बाद वाला शोल्डर, जो ये जो कंधे की बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनके लिए हम पेक्टोरल गर्डल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो दे कॉज द अपोक्यूलम टू वाइब्रेट, इट प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स इन द इनर ईयर, इट स्टिमुलेट्स द सेकेंड पैच ऑफ सेंसरी सेल्स, और these receptor cells are sensitive to low frequency vibrations. कितनी कहाँ पे ये हो रहा है बेसिकली? पिछला तो हमने 5 जो आपके पास स्टेप्स थे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के, अब आपके पास स्टार्ट यहाँ से हो रहा है अपर क्यूलम से। नंबर 1 ये है अपर क्यूलम के बाद जो एरो नेक्स्ट जा रहा है आपके पास, वो किस हिस्से में जा रहा है? वो आपके पास ओवल विंडो के अंदर जा रहा है, ठीक है। ओवल विंडो को टच करने के बाद ये जो आपके पास पैच है ये इनर ईयर में जाएगा, और इनर ईयर में जाकर ये सेंसरी पैच फॉर लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स को जो है वो जहाँ पर रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं जो लो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करते हैं उनको जाके टच करेगा और साउंड की प्रोडक्शन हो जाएगी। Control of high and low frequency sounds. Muscles are attached to the upper column and columella. These muscles can lock these ossicles. मतलब जब वाइब्रेशंस या साउंड की प्रोडक्शन या फिर साउंड को आगे पास करने की ज़रूरत नहीं होगी तो ये इनकी मूवमेंट को स्टॉप कर दिया जाएगा कि ये कान के अगले हिस्से तक जो है साउंड को ट्रांसफ़र ना करें। It allows a frog to screen out high frequency or low frequency sound. This mechanism is adaptive. It allows the frog to use कभी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स की ज़रूरत होती है, कभी लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स को डिटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ये एडाप्टिव कैपेबिलिटी है कि जिस साउंड को किया जाएगा डिटेक्ट, उसके ऑपोजिट वाला जो होगा बोन उसको या ऑसिकल को लॉक कर दिया जाएगा। दिस विल नॉट बी इन यूज़। तो अब किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स? मेटिंग कॉल इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, यानी कि फाइंडिंग ए पार्टनर। दीज कॉल्स हैव प्राइमरी इंपॉर्टेंस ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। लाइक ऑब्वियसली सीजनल है ये रिस्पॉन्स। एट अदर टाइम्स लो फ्रीक्वेंसी साउंड इज़ इंपॉर्टेंट, वार्न्स द एनिमल अबाउट द प्रेडेटर्स। अब एक चीज़ जो नोटिस करनी है वो ये है कि मीटिंग वाला जो प्रोसेस है वो सिर्फ एक सीजनल आ गया, तो वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा, या ये जो आपके पास लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं वो ऑल टाइम मतलब ऑर्गेनिज्म जो होगा वो अलर्ट की कंडीशन में रहेगा। सेलेमेंडर्स लैक अ टिम्पैनम या फिर मिडल ईयर। सेलेमेंडर जो है ये भी आपके पास एम्फीबियंस की एक दूसरी क्लास है, उससे ताल्लुक़ रखता है। एम्फीबियन का दूसरा ऑर्डर है बेसिकली, उससे ताल्लुक़ रखता है। दे लिव इन स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स एंड केव्स एंड बीनीथ लीफ लिटर। ये जो गले सड़े पत्ते होते हैं उनके नीचे या फिर गारों में रहते हैं। दे हैव नो मीटिंग कॉल्स। तो ये क्या करते हैं? दे हियर ओनली सबस्ट्रेटम साउंड्स। अभी जो बोला है कि ज़मीन की ऊपर जो चलने का साउंड है या फिर ज़मीन की जो धमक है उसको डिटेक्ट करते हैं। दीज साउंड वेव्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्कल एंड टू द इनर ईयर। तो डायरेक्ट स्कल से इनर ईयर में ट्रांसमिट हो जाएंगी, तो प्रॉपर कान वाला या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाला सेटअप इनके अंदर नहीं होता। अब आ जाते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन इन द एम्फीबियंस। वो क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं जो कि इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। दीज कैनाल्स डिटेक्ट रोटेशनल मूवमेंट एंड ग्रेविटी। लाइक दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, राइट लेफ्ट मूवमेंट्स वगैरह वगैरह, उन सब को वो भी रोटेशनल मूवमेंट्स भी इसमें इंक्लूड होती हैं। सिंस सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैव सिमिलर फंक्शन। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं ये सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका यही फंक्शन होता है कि दे आर इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग, क्योंकि इनके अंदर एक फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड की मूवमेंट की वजह से जो है बेसिकली आपकी मूव करता है और आपकी डायरेक्शन और ओरिएंटेशन जो है उसको क्या कहते हैं, उसकी एफिशिएंसी के लिए जो है सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं दीज आर रिक्वायर्ड। तो अब ईयर ऑफ रेप्टाइल्स है।
Different reptiles have different structures of ears. The inner ear of reptile is similar to that of amphibians. The ears of snake lack a middle ear cavity and a tympanum. तो the bone of jaw articulates यानी कि मूव करती है with the stapes. It receives vibrations of the substratum. ये हम अभी पढ़ चुके हैं. In other reptiles, tympanum may be present on the surface or in a small depression in the head. Depression मतलब एक छोटा सा गड्ढा टाइप होगा सर में, तो वहाँ पर भी जो है tympanum present हो सकती है. Ear of birds. Hearing is very well developed in most birds. Loose, delicate nazuk feathers cover the external ear opening. Middle ear and inner ear structures are similar to those of mammals. Mammals के अंदर अब क्या है? Ear in mammals, auditory senses were very important to early mammals. These are the following adaptations in the ear of mammals. ये basically हमारे बारे में बात हो रही है कि auricle, the ear flap is called auricle. ये जो हमारा बाहर जो environment के साथ exposed portion होता है, जिसको हम touch भी कर लेते हैं, इसको हम ear पिन्ना या ऑरिकल बोला करते हैं. नंबर 2 है ऑडिटरी कैनाल और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. दे हैव एन ऑडिटरी ट्यूब, इट लीड्स इनटू द टिम्पैनम. आपका कान है, ये ईयर पिन्ना है, उसके बाद एक चैनल या एक कैनाल टाइप स्ट्रक्चर चल रहा है, एक ट्यूब सी चल रही है, और वो ट्यूब जाके आपकी टिम्पैनम या फिर ईयर ड्रम से मिलती है, और वो ईयर ड्रम जो है फिर वो आगे मिडल ईयर की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं साउंड को. कॉकलिया क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग क्वाइल्ड सेंसिटिव, जैसे स्नेल का शेल होता है जो मोलस्कन फाइलम से ताल्लुक़ रखता है, बिल्कुल उसके शेल की तरह एक इस तरह राउंड सा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, सेंसरी स्ट्रक्चर ऑफ द इनर ईयर. इट कंटेन्स रिसेप्टर for sound. This structure provides more surface area for the receptors. Thus mammals have great sensitivity. ये surface area किसी भी चीज़ को आप compacted form में या आपको convoluted form में अगर नज़र आए तो आप समझ जाएं कि उसका surface area increase करने के लिए उसको इस form में बनाया गया, नेचर ने बनाया. तो इसके पास क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर सेल्स आ सकें, नंबर 1. और उसके अलावा मैमल्स जो है दे शो ग्रेटर सेंसिटिविटी टू पिच एंड वॉल्यूम ऑफ अदर एनिमल्स. पिच आपकी आवाज़ की बारीकी या आपकी आवाज़ की मोटाई, आवाज़ का भारी होना, ये सब कुछ चीज़ें जो हैं ये पिच कहलाती है कि कितनी भारी या आपकी आवाज़ या कितनी बारीक है. तो ये 3 एडाप्टेशन है मिडल ईयर में. अगली जो वीडियो है उसमें इंशाल्लाह हमने ह्यूमन ईयर का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे.